नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात बड़ी खबर की करेंगे, क्योंकि ये बड़ी खबर जुड़ी हुई है सैम पित्रोदा से, जो एक बड़ा बयान दे चुके हैं और अब अपने उसी बयान पर सफाई भी पेश करें। दरअसल विरासत टैक्स वाले बयान पर सैम पित्रोदा की सफाई सामने आई है। मेरे बयान का कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, बतौर उदाहरण यूएस के विरासत टैक्स का जिक्र किया। मेरे बयान को कांग्रेस मैनिफेस्टो से जोड़ा गया है, ये सैम पित्रोदा ने कहा है। और साथ ही इन्होंने अपने बयान को लेकर के सफाई भी दी है। हालांकि अपने बयान पर वो अड़िग रहे, उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैंने ये बयान दिया, लेकिन विरासत टैक्स मैंने यूएस के आधार पर बोला कि यूएस में इस तरीके का विरासत टैक्स वसूला जाता है, तो ऐसा ही एक विरासत टैक्स लागू होना चाहिए भारत में भी, लेकिन इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। तो ब्रेकिंग में तो ये खबर हमने आपको बता दें, लेकिन साथ ही साथ हम अब आपको इस ग्राफिक्स के जरिए में समझाते हैं कि आखिर पूरा बयान दिया क्या था सैम पित्रोदा ने। तो सैम पित्रोदा ने एक बयान दिया कि भारत में विरासत टैक्स यानी कि इनहेरिटेंस टैक्स लागू होना चाहिए। यूएस में 55% विरासत टैक्स लगता है सरकार की तरफ से, यानी 45% तक की संपत्ति पर ही परिवार का हक होता है और 55% की जो संपत्ति होती है उसे सरकार अपने पास रख लेती है, यानी हड़प लेती है। और इसी 55% के आधार पर अब वो चाहते हैं कि भारत में भी विरासत टैक्स को लागू किया जाना चाहिए। आधी संपत्ति को आप अपने पास रख सकते हैं। विरासत टैक्स दिलचस्प कानून है, यह सैम पित्रोदा की तरफ से कहा गया। भारत में भी विरासत टैक्स उचित है। तो उचित किस तरीके से सैम पित्रोदा ने ठहरा दिया, यानी आप इससे यह समझिए कि अगर आपकी संपत्ति है, लेकिन आप अपने ही बच्चों में, अपने भाई बहनों में या अपने पति या पत्नी के नाम पर अपनी संपत्ति को 100% यानी 100% नहीं कर सकते हैं, आपको 55% हिस्सा सरकार को देना होगा, तो वहीं दूसरी तरफ 45% हिस्सा ही सिर्फ आप रख सकते हैं। अब आप इसे समझिए कि क्या ये सही है या गलत है, यह हम आप पर छोड़ते हैं। सैम पित्रोदा के बयान पर नवनीत राणा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। इस देश में मैं आपको बता रही हूँ कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि महिलाओं का सोने का भी माप तोल होगा, किसके पास कितना सोना है और आम लोगों के पास किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, और उसका भी हिसाब किया जाएगा। अगर हद से ज्यादा होगा तो वो बाकी लोगों में बांट दिया जाएगा। इस देश में नई प्रथा आ रही है, संविधान को खत्म करने की कोशिश ये हमारे कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, क्योंकि मेहनत की कमाई आम लोगों की, अगर उनकी मेहनत की जिंदगी भर की कमाई अगर दूसरों में बांट दी जाएगी, तो मुझे लगता है कि आम लोग जो खून पसीने से अपनी संपत्ति और अपना सोना, अपना घर, अपना बार बनाते हैं, मुझे लगता है ये सब चीजों में कांग्रेस जिस तरीके से पेश कर रही है कि हुकुमशाही आने वाले समय में वो कांग्रेस और राहुल गांधी जी करेंगे ऐसा। और इस बीच एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आपको बताते हैं कि पित्रोदा के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया। देश को बर्बाद करना चाहती है कांग्रेस। ये सैम पित्रोदा की तरफ से जब कहा गया तो उसमें पलटवार करते हुए बीजेपी की तरफ से कहा गया है। और बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक ट्वीट भी किया और सीधे तौर पर निशाना साधा है कांग्रेस पर, क्योंकि अब कांग्रेस के मैनिफेस्टो से इस बात को जोड़ने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। और अमित मालवीय, जो कि एक्स पर बहुत ज्यादा यानी कि तमाम सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, और एक बार फिर से इस पूरे बयान पर सैम पित्रोदा के साथ साथ पूरे कांग्रेस को लपेट लिया उन्होंने। और अब कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पूरी तरीके से देश की बर्बादी चाहती है, इसके अलावा उनका कोई इरादा नहीं है। और इसी वजह से वो चाह रहे हैं कि अगर चुनाव जीतते हैं तो फिर कांग्रेस की तरफ से इसी तरीके के हथकंडे देश में लागू किए जाएंगे। और अब ऐसे में संपत्ति सर्वे का जो जिक्र मैनिफेस्टो में किया गया था, उसे भी आधार बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। बीजेपी अब तक कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर के कई मुद्दों पर घेर चुकी है। और अब एक और जहां अब सैम पित्रोदा ने यह बयान दे दिया कि यूएस के आधार पर ही भारत में भी अब विरासत टैक्स यानी इनहेरिटेंस टैक्स को लागू किया जाना चाहिए, यानी आपकी खुद की संपत्ति पर आपका 100% का हक नहीं होगा। यानी अगर आप अपनी संपत्ति को किसी और को ट्रांसफर करते हैं तो ऐसे में 55% तक, जैसे यूएस में लागू होता है कि 55% की आपकी संपत्ति वो अब सरकार की तरफ से रख ली जाती है, महज 45% की संपत्ति पर आपका हक रह जाता है। ऐसे में उसी कर को उचित ठहराया सैम पित्रोदा ने और ये कहा कि भारत के लिए भी यही उचित होगा और आपको अपनी संपत्ति, आधी संपत्ति छोड़ देनी चाहिए आम जनता के लिए। क्या ये भारत में संभव है? भारत एक और जहां विकासशील देश कहा जाता है, लेकिन अपनी परंपराओं के लिए भी जाना जाता है। और ऐसे में जिस विरासत को, जिस संपत्ति को आपने अपनी मेहनत से खड़ा किया,
क्या वो किसी के लिए आप यूं ही जाने देंगे? आप अपने आप में समझदार हैं, खुद भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से पुश्तैनी संपत्ति को लेकर भी अब जब सैम पित्रोदा के बयान सामने आया तो बीजेपी हर ओर से यानी चौतरफा घेरने की कोशिश इस वक्त कांग्रेस को कर रही है कि क्या आप अपनी संपत्ति यूं ही किसी के भी नाम कर देंगे? आप आम जनता के लिए अपनी संपत्ति, अपनी मेहनत का जो पूरा खड़ा किया हुआ कारोबार है उसे आप कैसे दे सकते हैं, और वो भी आधी से अधिक? क्योंकि सैम पित्रोदा तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जैसे यूएस में 55% सरकार को दे दिया जाता है तो ठीक वैसे ही आप भी अपनी जमा पूंजी को 55% आम जनता के लिए त्याग दीजिए, और आप भूल जाइए कि आपके पास 100% की संपत्ति थी, 55% हिस्सा सरकार के पास जाएगा तो वही 45% का हिस्सा आपके पास रहेगा, और अब 45% हिस्से का कुछ भी कीजिए। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो भारत में विरासत टैक्स जैसा कोई नियम या कानून नहीं बना हुआ है और भारत में इस प्रकार का कोई टैक्स वसूला नहीं जाता है। हालांकि अगर आपके पास कोई ऐसी संपत्ति आती है जो कि विरासत में आपको मिली है तो उससे अगर किसी भी प्रकार का धन उपज होता है तो फिर उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते, कांग्रेस के कॉन्क्लेव में राहुल गांधी का पीएम पर वार। कांग्रेस के घोषणा पत्र से पीएम घबरा गए हैं। ये राहुल गांधी ने खुले तौर पर कहा है, खुले मन से, ये घोषणा पत्र नहीं है बल्कि सामाजिक न्याय पत्र है। तो राहुल गांधी एक बार फिर से बीजेपी पर हमलावर होते हुए नजर आए और खास तौर पर प्रधानमंत्री के नाम पर उन्होंने हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि ये घोषणा पत्र नहीं सामाजिक न्याय पत्र है। मुझे नॉन सीरियस कहा गया है राजनीति में। मनरेगा का मुद्दा नॉन सीरियस है क्या? ये सवाल भी राहुल गांधी की तरफ से पूछा गया। तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सही बात कहने वालों को नॉन सीरियस कह दिया जाता है। तो ये खुली चुनौती भी देने का काम किया गया है कांग्रेस की तरफ से। खासतौर पर राहुल गांधी ने जिस तरीके से निशाना साधने का काम अपने न्याय पत्र को लेकर के किया बीजेपी पर, क्योंकि बीजेपी बार बार ये कहती है कि इस न्याय पत्र को क्या सोच समझ करके बनाया गया, तो इस पर राहुल गांधी ने कटाक्ष किया। मीडिया में मेरे बारे में कहते थे कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, नॉन सीरियस है। आपने देखा होगा मीडिया में 24 घंटा नॉन सीरियस, नॉन सीरियस, नॉन सीरियस। मनरेगा नॉन सीरियस, जमीन अधिकरण बिल नॉन सीरियस, न्यामगिरी नॉन सीरियस, भट्टा परसोल नॉन सीरियस, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, विराट कोहली सीरियस। मोदी जी ने 10 साल देश को कहा कि मैं ओबीसी हूं। जैसे ही मैंने एक्सरे की बात की, जाति जनगणना की बात की, नरेंद्र मोदी कहते हैं जाति नहीं। अरे जात नहीं है तो आप ओबीसी कैसे? फिर आपको उस टाइम कहना था मेरी तो कोई जात ही नहीं है। और फिर कहते हैं हिंदुस्तान में सिर्फ 2 जात हैं, अमीर और गरीब। ठीक है, अगर आप ये बात मानते हो कि हिंदुस्तान में सिर्फ 2 जात है, अमीर और गरीब, तो मैं आपसे कहता हूं कि गरीबों की लिस्ट निकालिए, उसमें आपको ओबीसी, दलित, आदिवासी मिल जाएंगे, और अमीरों की लिस्ट निकालिए, उसमें आपको एक दलित, एक आदिवासी, एक पिछड़ा नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि मोदी जी का मेंटल हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो गया है और इसीलिए वो आप बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। नहीं, 90 सेकंड से मोदी जी के भाषण से क्या क्या हुआ है सबको पता है। वो डिस्टर्ब होकर ऐसे बात कर रहा है। मोदी जी क्या है जनता जानते हैं, और जनता, गुजरात के जनता और आज सारे देश के जनता 25 वर्ष से मोदी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। आपका स्थिति देखो, एक टर्म आया एक्सीडेंटली, दूसरी टर्म आपको पार्टी को पावर में रखने के लिए आप विफल हुए हैं। भूपेश जी आप क्या बात कर रहे हो? सर एक और सवाल है सर। आज प्रियंका गांधी ने भी मोदी जी पर सवाल उठाते हुए कहा कि मोदी जी को मंगलसूत्र का अगर महत्व समझ में आता तो उनकी सरकार ऐसे डिसीजन नहीं लेती जो कि फैमिली को तहस नहस करते। उन्होंने डिमोनेटाइजेशन का जिक्र किया है, उन्होंने फार्म लॉ का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह से परिवार जो है वो उनको बहुत इन लोगों को जो बोलना है वो तो उनको पता ही नहीं है। अगर मोदी जी का ये सब लॉ हो, जो कुछ भी उन्होंने निर्णय अभी लिया है इस 10 वर्ष में,
उसमें तो लोगों का विरोध है, इतने राज्यों में हम कैसे जीतते थे। तो मोदी इज आवर सुप्रीम लीडर, तो मोदी जी के नाम पे ही सभी राज्यों में हम चुनाव लड़ते हैं, देश में चुनाव लड़ते हैं, तो क्यों मोदी जी के नाम पे वोट देते हैं? लोगों का मैंडेट इंसल्ट कर रहे। प्रियंका हो गया यार, हो गया, बहुत लेट हो, कैंपेन जाना है। अमेठी में अभी तक कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी का नहीं घोषित हुआ है, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर कांग्रेस ने जगह जगह लगाए हुए हैं। कांग्रेस ऑफिस में भी रॉबर्ट वाड्रा। तो इस पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ अपूर्वा श्री जुड़ चुके हैं। अपूर्वा, आपसे समझने की कोशिश करेंगे एक और, जहां कांग्रेस के कॉन्क्लेव में राहुल गांधी अपने आप को ये कहते हैं कि मुझे तो नॉन सीरियस बता दिया जाता है, लेकिन जिस जाति का बात बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में जिक्र करते हैं, फिर दूसरी जगह जब पहुंचते तो कहते हैं कि मेरा तो किसी जाति से कोई लेना देना नहीं, अमीर और गरीब यही दो जातियां हैं, तो फिर खुद को ओबीसी कैसे बता देते? और दूसरा सवाल एक ये भी रहेगा कि एक और सैम पित्रोदा जो ये कहते हैं कि विरासत टैक्स लागू किया जाना चाहिए जैसा अमेरिका में लागू होता है। भारत की पूरी दृष्टि को समझ नहीं पा रहे हैं क्या कि भारत में किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, या फिर कैसे कैसे लोग यहाँ पर रह रहे हैं और किस आधार पर रहते हैं? बिल्कुल ठीक। देखिए, आज जो ये पूरा कॉन्क्लेव हुआ है और अभी राहुल गांधी ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं, अभी वो बाहर निकले हैं मीडिया से बातचीत करने के लिए, और जैसा कि अंदर उन्होंने अपने कॉन्क्लेव में कहा है, सबसे ज्यादा फोकस उनका रहा है जाति जनगणना को लेकर। उन्होंने कहा कि जैसे ही उनकी सरकार बनेगी सबसे पहला काम होगा जाति जनगणना। ये सिर्फ जनगणना नहीं होगी, इसमें इकोनॉमिक और इंस्टीट्यूशनल सर्वे भी होगा, जिससे ये पता चलेगा कि किस जाति में कितने लोग हैं और वो कितने अभी पिछड़े हैं, उन्हें कितनी चीजों की भी जरूरत है, उन्हें कितने विकास की जरूरत